So hello, welcome back once again. This is Manoj sir, and in last time we have started chapter number 3, that is atoms and molecules, and we have discussed almost two topics in last time. That we have discussed about the law of two laws of chemical combinations, like law of conservation of mass and law of constant proportion, and then we have discussed about the Dalton's atomic theory, जिसमें हमने कहीं ना कहीं एटम डाल्टन्स ने जो भी जॉन डाल्टन, ठीक है, जो भी एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने 6 पॉसिबिलिटीज डिफाइन किए थे, और जहां पे उन्होंने कहीं ना कहीं एटम्स को डिफाइन किया था या एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर अबाउट द एटम्स। ठीक है, एटम का साइज और एटम्स की मास की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे। ठीक है, तो बात करते पहले सबसे पहले फिर से मैं आपको एक बार एटम की डेफिनेशन बताऊं। तो एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, या हम बोल सकते हैं कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि जो भी मैटर है इस नेचर में, आइदर इट इज इन लिक्विड स्टेट और इट इज इन सॉलिड स्टेट या फिर गैसेस स्टेट। ठीक है, या फिर वो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज द एटम। ठीक है, तो हमने बोला कि दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी या फिर कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे टाइनी पार्टिकल्स है, वो क्या है, एटम है। या हम बोल सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। जैसे हम बायोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं कि किसी भी लिविंग बींग्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हम जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं या जब हम किसी भी मैटर की बात करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो जो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम। ठीक है, तो एटम की बात करें, अगर हम एटम के साइज की बात करें तो साइज इट कैन वेरी। ठीक है, साइज क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर के अराउंड होगा। ठीक है, दैट इज 1 नैनोमीटर। ठीक है, दैट इज नैनोमीटर। और नैनोमीटर कितना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट इट इज अप टू द 10 टू द पावर -9 मीटर, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, तो इट इज मतलब इस साइज का होता है एटम। ठीक है, आप देख सकते हो इट इज 1 नैनोमीटर के अराउंड, एंड 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द 10 टू द पावर -9 मीटर या 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, तो एटम का जो साइज होता है वो अराउंड इस साइज का होता है। और अगर मैं आपको एक सिंपल सा बोलूं कि अगर आप मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर कंबाइन एक के ऊपर एक स्टैक करोगे तो जो फाइनली जो थिकनेस आएगी दैट विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द पेपर। मतलब एक पेपर की जो थिकनेस होती है उसकी वो अराउंड मिलियंस ऑफ एटम्स जब एक के ऊपर एक स्टैक किए होंगे तब जाके वो एक पेपर की थिकनेस आएगी। मतलब ठीक है, तो मतलब एटम इज क्वाइट स्मॉल विच इवन कांट बी सीन बाय नेकेड आईज, जिसको हम अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते। ठीक है, तो दैट इज एन एटम। ठीक है, तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सेकंड पॉइंट हमने देखा दैट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, और हमने देखा कि एटम साइज की बात करें तो इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर के साइज का होता है, जो कि काफी छोटा होता है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि किस हर एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन एक हमने एक एवरेज की बात की तो दैट इज अराउंड इसी साइज की होगी। ठीक है, 1 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे हमने बोला था कि ऑल द एटम्स के जो भी ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव सम मास, एंड ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास कुछ मास होगा। ठीक है, क्योंकि तो अगर हम ग्राम और किलोग्राम की बात करते हैं तो ग्राम और किलोग्राम तो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट्स रहेंगी उनको मेजर करने के लिए, तो वी कांट मेजर द मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग दिस यूनिट ग्राम और किलोग्राम। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अ न्यू यूनिट वाज सिलेक्टेड एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हमने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमने एक नई यूनिट डिफाइन की दैट इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट, और उसी से हमने क्या डिफाइन किया, हम कहीं ना कहीं एटम्स का मास और मॉलिक्यूल्स का मास हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज ग्राम एंड किलोग्राम, मैंने जैसे आपको बताया कि एटम इज वेरी स्मॉल, तो ग्राम्स और किलोग्राम्स के टर्म्स में तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते उसके मास को, तो हमने कहीं ना कहीं एक नई यूनिट सेलेक्ट की दैट वाज AMU, दैट इज स्मॉल a स्मॉल m स्मॉल u, एंड इट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म है इसका एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आपको देखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू दैट इज 1.67 into 10 to the power -27 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका 1 AMU इक्वल होता है 10 to the power -27 किलोग्राम। दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है।
ठीक है। बट एटम भी ऑब्वियसली बात है कि बहुत छोटे हैं, तो हमने एक नई यूनिट डिफाइन की, दैट इज 1 AMU, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि हमको मास को डिफाइन करने के लिए, जैसे हम लोग इवन जब शॉप्स पे जाते हैं तो देयर इज एक बाट होता है जिसकी वजह से हम एक स्टैंडर्ड हमने बना रखा है कि 1 किलोग्राम का हर जगह सेम ही होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना था, तो हमने किसका यूज किया, काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद हमने किसका यूज किया, वी हैव टेकन कार्बन, कार्बन का हमने यूज किया, ठीक है। कार्बन का यूज किया मतलब कार्बन को हमने एज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की तरह यूज किया, ठीक है। वी हैव टेकन कार्बन एज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और फिर 1 AMU को हमने कैसे डिफाइन किया, 1 AMU इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं एक सिंपल कार्बन एटम ले लूं, सपोज मैंने बोला दिस इज द कार्बन एटम, ठीक है, ये कार्बन का एक सिंगल एटम है और इसके मैंने क्या कर दिए, 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। आई डिवाइडेड इट द एटम इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, और मैंने उसमें से एक पार्ट, ये जो पूरा एक पार्ट था इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। दिस इज द सिंगल पार्ट जो मैंने बाहर निकाल लिया, एंड ये जो एक पार्ट है दैट इज इक्वल टू द 1 AMU, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला 1 AMU, मतलब इसका जो मास होगा वो 1 AMU के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी को हम 1 AMU भी लिखते हैं, और वी कैन राइट ओनली 1 U, ठीक है। तो ये हम एक तरह से हमने कार्बन एटम को अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो दैट इज द 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द 1 AMU दैट इज इक्वल टू द 1.67 into 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को हमने मेजर करने के लिए हम एक नया स्टैंडर्ड लेके आए, दैट इज वी मेजर द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ AMU, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं AMU का यूज करेंगे या फिर उसकी हम क्या लिखेंगे, और वी कैन राइट 1 U, ठीक है, 1 U या फिर 1 AMU जैसे 5 AMU, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका मास अलग अलग होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स की बात करें और उनके मास की बात करें, ठीक है। तो देख लेते एक बार, ये हमको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल H, और अगर हम इसके मास की बात करें दैट इज द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम एंड इट इज इक्वल टू द 1 U लिखो या फिर आप इट कैन बी 1 AMU, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द 1 U, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो कार्बन के 1/12 एटम का, मतलब जो कार्बन के अगर हम 12 इक्वल पार्ट्स कर दे और उसमें से एक पार्ट को अगर हम सेपरेट करें तो दैट इज इक्वल टू द 1 AMU, एंड हाइड्रोजन एटम का मास भी अराउंड 1 U के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलता हूँ कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो होता है, कार्बन का केमिकल सिंबल होता है दैट इज कैपिटल C, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इट इज 12 U, ठीक है, इट इज 12 U, ठीक है। 12 AMU या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज 12 U, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट देखें तो नाइट्रोजन, ठीक है। अगर मैं एक नाइट्रोजन एटम की बात करूं, नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N, और अगर हम इसके मास की बात करें, एक नाइट्रोजन एटम के मास की बात करूं मैं, तो दैट इज इक्वल टू द 14 U, दैट इज इक्वल टू द 14 U, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमको ध्यान रखने हैं उनके मास, ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O, और एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है इट इज इक्वल टू द 16 U, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के एटम के मास से 16 टाइम्स बड़ा होता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द 16 U। अब ये U क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 U लिखो या फिर आप इसको आप ऐसे लिख दो कि इट इज 1 AMU, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 U, ठीक है। तो दैट बोथ आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक सिंबल होता है दैट इज Na, कैपिटल N,
कैपिटल एन और स्मॉल ए, ठीक है, और इसका होता है सोडियम का कितना होता है, इट इज अराउंड 23, ठीक है, दैट इज 23U। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल होता है दैट इज Mg, ठीक है, और इसका होता है 24, मैग्नीशियम का कितना होता है 24U, ठीक है। उसके बाद हमको किसके याद रखना है, सल्फर याद रखना है, ठीक है, और क्लोरीन याद रखना है हमको, और एक हमको लास्ट में क्या याद रखना है, कैल्शियम याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम की बात, सल्फर की बात करें तो सल्फर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस, सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl, ठीक है। मैंने आपको ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला है कि पेज नंबर 51 पे देयर इज अ टेबल, वी हैव टू लर्न द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द प्योरिटी टेबल, और उसके सिंबल्स भी हमको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आपको सिंबल्स भी फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का केमिकल सिंबल होता है दैट इज Ca, ठीक है, दैट इज कैपिटल C स्मॉल a, दैट इज कैल्शियम। सल्फर की बात करें तो सल्फर का होता है इट इज 32U, ठीक है, 32U। क्लोरीन की बात करें तो इट इज नथिंग बट इट इज 35.5U, ठीक है। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये कितना होता है 40U। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो एटम्स हैं जिनके आपको मास ध्यान रखने हैं, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं जब हम मॉलिक्यूल्स के मास निकालना सीखेंगे तो हमारे पास ये काम आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है, जैसे आपकी बुक में से कुछ एग्जांपल्स ले लें, लाइक वी हैव टू कैलकुलेट द, पहले कुछ छोटे छोटे ले लें, जैसे H2 हो गया, जैसे O2 हो गया, फिर CO2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें CH4 हो गया, ठीक है, MgO हो गया, तो Mg की बात हम करेंगे, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने भी यहाँ पे क्या देखा कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम, देखो एक तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक लिखा है H और यहाँ पे लिखा है मैंने H2, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की जब मैं बात करता हूँ तो दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, एक एटम है, ये क्या है, इट इज एन एटम। लेकिन जब दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, व्हेन टू एटम्स कंबाइन, तो दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, तो वो क्या बनाते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे तो दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर एटम, एंड अगर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो दे विल मेक द कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे बोला है कि H2, तो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या बना है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दैट इज CO2 क्या है, अब यहाँ पे कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो दिस इज एन मॉलिक्यूल ऑफ, ये एक मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज किए गए, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूल। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एटम तो क्या है, एक स्मॉलेस्ट एंटिटी, बट मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन देन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, और जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या सीख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमको कुछ एटम्स के मास हमको याद रख लिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है, इट इज 1U, कार्बन का कितना होता है, इट इज 12,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इट इज 14, ऑक्सीजन का इट इज 16। ठीक है, हम जैसे और बात करें, हमने सोडियम की बात की, तो सोडियम का आपको ध्यान कितना रखना है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 एंड क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी लिया मैंने। ठीक है, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब तो ये तो एटम के मास है, मतलब अगर हम इस सिंगल एटम की बात करें तो ये तो उनका मास है। अगर मुझे H2 का मास निकालना है तो बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, H2 लिखा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन एटम, और मुझे पता है एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो मुझे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 into 1 दैट इज 2, और यूनिट क्या होगी, इट विल बी 2U। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन कितना होता है, इट इज 16, कितना होता है 16, तो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास से, तो 2 into 16 कितना गया 32U। ठीक है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखो कार्बन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे यहाँ पे कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं, बस एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो कार्बन एटम का मास कितना होता है, इट इज 12, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12, तो ये तो किसका हो गया, कार्बन का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो 2 एटम्स का 2 into 16, तो मैंने लिखा 2 into 16, तो कितना हो गया 12 प्लस और 2 into 16 कितना 32, दैट इज कितना गया यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 और 1 4। ठीक है, तो 44U, तो ये मेरा क्या गया CO2 का मास आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, इट इज नथिंग बट 44U। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, H2O की, तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो H2 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम, और मुझे पता है एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना था 1, तो मैं इसको यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो हमने किसकी बात की, हाइड्रोजन की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और साथ में प्लस एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितना गया 2 into 1 2 और प्लस 16, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 18U। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें किसकी, CH4 की, मीथेन दैट इज, तो एक कार्बन एटम, तो कार्बन का मुझे पता है कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितने 4 है, और मुझे पता है एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 into 1, तो कितना होगा 12 प्लस 4 दैट इज, इट इज नथिंग बट इट इज 16U। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और ऑक्सीजन का कितना होता है 12, तो मैग्नीशियम का 24 और प्लस ऑक्सीजन का कितना 12, तो मुझे कितना मिलेगा, इट इज 36U। ठीक है, HCl की बात करें, हाइड्रोजन कितना होता है, इट इज 1U, तो 1 लिखा मैंने। ठीक है, और क्लोरीन का मैंने मेरे को पता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो प्लस 35.5, तो कितना जाएगा 36.5 हो जाएगा, 36.5U। देखो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज एन कंपाउंड H2SO4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया उसके मास से, तो 2 into 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना होता है, इट इज 32, तो एक सल्फर है तो 32 लिख दिया मैंने, और कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया किसका, ऑक्सीजन एटम के मास के, तो 4 into 16 कितना गया। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, 2 into 1 2 प्लस 32 और प्लस 4 16 जा, इट इज 64, तो कितना आएगा 64 प्लस 2 66 और प्लस 2 68। ठीक है, तो ये कितना आएगा 98U। ठीक है, कितना आ जाएगा 98U। ठीक है, ऐसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो एक कैल्शियम एटम और एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो कैल्शियम का मुझे पता है कितना होता है 40 यूनिट होता है 40 AMU, और ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है 16, तो कितना हो गया 56U। ठीक है, तो देखो ऐसा को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसका,
मॉलिक्यूलर मास निकाला और हमको इसके लिए एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके सिंबल्स भी हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे बस आपको एक ऐसे केमिकल कंपाउंड दे देंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रिमेंबर द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक सिंबल। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अभी हम आज इतना ही रखेंगे, बाकी ऑन नेक्स्ट टर्न वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। और हम नेक्स्ट टर्न पे थोड़े बहुत फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।